हेलो दोस्त। अभी तक हमने बात कर लिया है कटअप क्या आएगा, रिजल्ट कैसे बनेगा, यानी पोस्ट प्रायोरिटी का। अब एक स्टेप और है उसके बाद, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप एग्री हो या डिसएग्री हो, लेकिन टेक्निकली जो रेलवे में प्रोसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको मेडिकल का पता हो जाएगा कि आपका मेडिकल अगर गड़बड़ हुआ तो ये 8 कंडीशन आपको क्या क्या दिला सकता है और क्या क्या नहीं दिला सकता है, दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, पोस्ट प्रायोरिटी आपकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया था, पिछले वीडियो में भी समझ लिया कि पोस्ट प्रायोरिटी आपने जो पहले दिया है वो पहले मिलेगा, लेकिन ऑल पोस्ट प्रायोरिटी देखा जाएगा। अगर आपने 12-14 पोस्ट दिया है तो 14 पोस्ट में से किसी भी पहले जो कटअप क्लियर करेंगे उसका आपका पोस्ट अलॉटमेंट होगा। और वो पोस्ट अलॉटमेंट कैसा होता है, वो प्रोविजनल पोस्ट अलॉटमेंट आपका होगा। तो यहाँ तक तो क्लियर है, चाहे आप लेवल 6 का हो, लेवल 5 का हो, लेवल 3 का हो, लेवल 2 का हो, किसी भी लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, दिए हैं, और आपका स्कोर जो भी है उसमें से किसी एक का, ना कि मल्टीपल। कई लोगों का ये भी कहना है कि लेवल 6 में भी मिल जाएगा, 4 में भी मिल जाएगा, 5 में भी मिलेगा, 3 में मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये सब चीज़ें भूल जाइए। किसी एक लेवल में आपको एक कैंडिडेट एक रिजल्ट के हिसाब से आपको किसी फर्स्ट प्रायोरिटी से लेके 14 प्रायोरिटी तक जो क्लियर होगा उसमें आपको पोस्ट प्रायोरिटी देके, यानी आपकी प्रोविजनल पोस्ट अलॉट करके किसके लिए बुलाया जाएगा। तो आप कहिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, यानी सेकंड स्टेज में आप चले जाएंगे। तो यहाँ तक किसी को क्लियर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि पोस्ट अलॉटमेंट हो जाएगा जिस पोस्ट का, उसके लिए मेडिकल होगा। अब मेडिकल में जाते हैं तो लोग अब ये कहते हैं कि मेडिकल में हमारा पोस्ट अलॉट हुआ है कोई और, मेडिकल कुछ और होता है। तो ये जेन्युइन सी चीज़ है, ऐसा होता है। मतलब आपका पोस्ट अलॉटमेंट हुआ कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, लेकिन आपका मेडिकल स्टैंडर्ड सारा हो जाएगा A2 एंड बिलो, सब कुछ होगा। इसका दो लॉजिक है। पहला लॉजिक है कि हमारे सिस्टम में ये क्लियर डिफाइन नहीं होता कि हमें करना क्या है, यानी हमें गुड गार्ड्स मिला है या ट्रेन ऑपरेशन मिला है या स्टेशन मास्टर मिला है या टाइपिंग वाले पोस्ट मिला है, जूनियर वाले ये मिला है, सीनियर वाला मिला है, टाइम कीपर मिला है, ट्रेन क्लर्क मिला है, या कोई और मिला है। यहाँ पे क्लियर नहीं होता। तो करता क्या है, रेलवे क्या करता है, एक आपको मेमो दे देता है, उस मेमो में लिखा रहेगा A2 और बिलो, इसलिए कि जिसके कारण से आपका पोस्ट का आइडेंटिफाई के हिसाब से नहीं होगा। लेकिन जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आता होगा तो जो आपके सामने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते होंगे उनकी एक लिस्ट उनके पास समरी होगी, उसमें आपकी मेरिट पोजीशन, आपको पोस्ट क्या प्रोविजनल अलॉट हुआ है, आपका नंबर क्या है, आपका रैंकिंग क्या है, सब कुछ उसमें पड़ा हुआ रहता है। दूसरा कारण क्या है DB और मेडिकल एग्जाम में वो ऐसा देने का, तो इसका कारण एक ये है कि पहले आपको मेडिकल दे दिया गया, मेडिकल एग्ज़ाम के लिए आपको भेज दिया गया, लेकिन अगर बाद में आपकी पोस्ट चेंज होती है, क्यों चेंज होगी इसके बारे में वीडियो पूरा देखेंगे तब समझेंगे। पोस्ट चेंज होती है यानी आपका नंबर, मान लिए बता दूं यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए, 80 नंबर है और 80 से आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चला गया है। आपसे ऊपर एक कोई कैंडिडेट है 80.5 नंबर है, ये मेडिकल में फेल हो गया, और उसके नीचे जस्ट आप हैं और आपकी पोस्ट प्रायोरिटी जो 80.5 वाला है, तो आपका क्या होगा, एक अपग्रेडेशन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो मेडिकल है वो कैंडिडेट फेल हो गया। और यहाँ सबको क्लियर है कि जब पोस्ट अलॉटमेंट होगा, प्रोविजनल पोस्ट अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए, तो वहाँ अगर मान लिए 35,000 पोस्ट है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल बन रहा हूँ, 35,281 पोस्ट है, तो 35,281 कैंडिडेट ही जाएगा, और 281 कैंडिडेट जाएगा तो हर व्यक्ति का एक पोस्ट मार्क किया हुआ रहेगा कि आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि 281 से ज़्यादा नहीं भेजेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जितना कैंडिडेट है 1:1 रेशियो जाएगा। अब यहाँ पे यही सवाल हमने कई बार लोगों से पूछा था और लोगों ने भी इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा अपने तरीके से दिए थे। मैं बता दूं कि 35,281 कैंडिडेट गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में, तो कह रहे हैं कि मैं फेल हो गया तो दूसरा पोस्ट मिलेगा क्या। तो मैं कहूं कि तो फिर ये बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनको क्या कहेगा कि आपको मैं मेन में बुलाया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आपको जॉब नहीं दूंगा। ऐसा होता है क्या कहीं?
और मान लीजिए कि हम ही वो कैंडिडेट होते या आप ही होते, तो आप क्या कहोगे कि मैं भी एक मेन कैंडिडेट में हूँ और मैं तो मेडिकल फिट हूँ, तो मुझे क्यों बाहर निकालोगे? तो किसी को बाहर नहीं निकालेगा। बाहर क्यों निकलेगा? जो कैंडिडेट मेडिकल फेल होगा। तो चलिए, अब यहाँ पे कैंडिडेट का अब एक क्लियर हो गया। अब तीसरा कंडीशन है कि जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा तो आपका मेडिकल में दो रिजल्ट आएगी, या तो आप पूरी तरह से पास होंगे या फेल होंगे, या टेम्प्रोरी अनफिट भी होते हैं। टेम्प्रोरी अनफिट होता है फिजिकल एस्पेक्ट में, किसी का हर्निया है वगैरह वगैरह, इस टाइप के कोई इशू है, उस केस में होता है टेम्प्रोरी अनफिट। लेकिन फेल और पास होने का मतलब है कि कोई फेल नहीं होता, कोई पास नहीं होता, सबका मेडिकल स्टैंडर्ड लिखेगा। आपका A2 है तो A2 लिख देगा, आपका A3 है तो A3 लिख देगा, B1 है तो B1 लिख देगा, B2 है तो B2 लिख देगा, B3 है तो आपको B3 लिख देगा। वो मेडिकल आपको जमा हो जाएगा आपके बोर्ड में। बोर्ड कहें तो जहाँ पे आपकी RRC का मुख्यालय होता है, वहाँ पे जहाँ से ये सारी प्रोसेस होगी, और RRB के पास भी ये एक लिस्ट आएगी कि आपका जो कैंडिडेट आपने मेडिकल को भेजा था उसका स्टेटस ये है कि वो A2 में पास है, A3 में पास है, या A2 और बिलो में पास है, A3 और बिलो में पास है। एक रिमार्क मेडिकल में लिख के आ जाएगा कि इसमें पास है। फेल नहीं लिखा होता है मेडिकल में। मेडिकल में ध्यान लिखा है, डायरेक्ट लिखा रहेगा कि आपकी B1 मेडिकल और B1 बिलो पास है, बस यही लिखा रहता है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। तो इस पे क्या करता है आरआरबी का जो पास लिस्ट है, जिसमें मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बोला गया था कि आपका पोस्ट स्टेशन मास्टर है और आपका मेडिकल आ गया यहाँ पे B2, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आपको एसएम तो दे नहीं सकता किसी कंडीशन में। तो क्या करेगा आपके लिए क्या करेगा, आपको रिजल्ट को पहले होल्ड रखेगा। पहली कंडीशन देख लीजिएगा, आपका रिजल्ट होल्ड रखेगा, और जो कैंडिडेट एसएम के लिए या और भी कोई पोस्टों के लिए A2 मेडिकल पास है या A2 एबव है, किसी का तो A1 भी होगा, जिनकी एबव है उनके लिए प्रोविजनल पैनल सबसे पहले जारी कर देगा। तो आप तो यहाँ से देखिए प्रोविजनल पैनल में आएंगे नहीं, ये तो क्लियर है। आपका यहाँ मेडिकल ख़त्म हो गया, अभी प्रोसेस नहीं ख़त्म हुआ। मेडिकल में आपका लिख दिया है कि A3 होगा, B2 होगा, या जो भी होगा लिख दिया। तो जो प्रोविजनल पैनल में होंगे वो पूर्ण रूप से मेडिकल पास होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई डॉक्यूमेंट की कमी नहीं रहेगी, सारा डॉक्यूमेंट इनका कंप्लीट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सही है, बायोमेट्रिक मिल गया है, सब कुछ मिल गया, वो कैंडिडेट का होगा प्रोविजनल पैनल। अब जो कैंडिडेट बच गए जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड उस लेवल से नीचे है, B2 है, C2 है, या जो भी है, उन कैंडिडेटों के लिए आएगा री मेडिकल का डेट, और इसे बोलते हैं डिविजनल मेडिकल बोर्ड, जिसमें पहले आपको मेडिकल कौन करता था, एक डॉक्टर करते थे, 1 डॉक्टर। अब यहाँ 3 डॉक्टर की एक पैनल बनेगी, और वहाँ आपको बोलेगा कि आपको इस तारीख को रिपोर्ट करना है, और कम से कम ये 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है। जैसे मैंने बोला था, रिजल्ट आपको पहले होल्ड कर लिया, होल्ड करने के बाद 2-3 महीने में आपको डिविजनल मेडिकल बोर्ड, कई जगह तो 4 महीने भी लग जाता है, कई जगह तो 5 महीने या 6 महीने भी लग जाती है, ये ध्यान रखिएगा, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कई जगह जल्दी भी आ जाती है। वहाँ पर उनकी ज़रूरत और उनकी आवश्यकता के अनुसार डिले करना चाहेंगे तो डिले कर देंगे। तो डिविजनल मेडिकल बोर्ड में आपकी जो मेडिकल है उसका रिव्यू होता है। रिव्यू क्या होगा, 3 डॉक्टर देखेंगे कि कोई गलती तो नहीं हो रही है, और जनरली ये किसी के लिए हुआ है, सब क्या आई का ही होता है। फिजिकल एस्पेक्ट वाला में डिविजनल में जल्दी जाता नहीं है, मेडिकल स्टैंडर्ड आई वाला ही, जो A2 A3 है, A1 है, A1 तो यहाँ नहीं है, LP टेक्नीशियन में है। तो वो जहाँ जहाँ जिनका होता है उनकी मेडिकल के हिसाब से उसको देख के यहाँ पे तीनों डॉक्टर डिसीजन लेते हैं। अब तीनों डिसीजन लेते हैं तो फिर एक सीट बनती है, ऐसे देखिए सीट बनती है। पहले आपका सीरियल नंबर हो गया, आपका रोल नंबर हो गया, कैंडिडेट नेम हो गया, आपका जो पहले का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या था तो लिखेगा B2। उसके बाद रिमार्क आएगा, रिमार्क में अभी प्रेजेंट मेडिकल क्या है, तो आपका अगर A2 है तो A2 लिखा जाएगा, अगर B2 ही पाया गया तो B2 लिखा जाएगा, या उससे भी नीचे C3 होगा तो ये लिख के और रेलवे बोर्ड को भेज दिया जाएगा। फिर से रेलवे बोर्ड के पास ये रिजल्ट आ गया, यानी आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड सही हो गया, तो आपकी फिर से होगी जारी पैनल। जैसा यहाँ पे प्रोविजनल पैनल हुआ वैसे पैनल जारी हो गया। लेकिन ये पैनल जारी होते होते कभी कभी 1 ईयर और कभी कभी 2 ईयर भी लग जाता है, ध्यान दीजिएगा। यानी आपकी प्रोसेस में आप अगर एक बार होल्ड में चले गए, एक बार आप पास के रास्ते से दूसरे रास्ते में चले गए,
तो आप रास्ता भटक गए, आपका टाइम का कोई लिमिट नहीं रहेगा। जनरली ये रेलवे में मैं देख रखा हूँ, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ, बाकी थ्योरी आप सुनते होंगे बहुत जगह, वो आप देख लीजिएगा। तो आपका री मेडिकल में जो कंडीशन आएगा, अगर आपने री मेडिकल में अपने जो डिजायर पोस्ट है उसका मेडिकल स्टैंडर्ड पास कर दिया तो आपको जॉब तो मिलेगा, लेकिन कितना देर होगा मैं नहीं गारंटी लेता हूँ। आपका फिर से प्रोविजनल पैनल जो आएगा, प्रोविजनल पैनल 2 आएगा, उसमें आपका नाम आएगा, 3 आएगा, तब उसमें नाम आएगा। उसके बाद क्या होता है, अगर यहाँ भी कैंडिडेट फिर से पास नहीं हो पाया और उनकी कंडीशन फिर से फेल रह गई, यानी डिजायर मेडिकल नहीं होगा, तो रेलवे क्या निकालता है, एक और नोटिस निकालेगा, जिसमें नोटिस के साथ आपको एक परफॉर्मा दिया जाएगा कि आप डिविजनल मेडिकल बोर्ड की मेडिकल को चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज करेंगे। और ये फाइनल कंडीशन है जो पीसीएमडी को जाएगा, जो हेड क्वार्टर में जनरली होता है, ये फाइनल अपील है। इसके साथ अभी के डेट में, आज के डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 4 जुलाई 2022 को 1000 रुपये की डीडी देने पड़ेगी आपको, और एक मेडिकल आपको रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल से बना के देना पड़ेगा कि मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है और रेलवे गलती से मेरा B2 कर दे रहा है। री मेडिकल के लिए आपको कोई फ़ी नहीं देना होता है, लेकिन फाइनल आपका मेडिकल में फ़ी देना पड़ेगा। साथ में आपको डॉक्टर से फिर से बना के ले जाना पड़ेगा कि मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे ने गलती से मैं तो A2 हूँ, रेलवे ने B2 दे दिया, C2 दे दिया। ये फाइनल अपील है। इसकी रिजल्ट आने में 1.5 से 2 साल लगती है, और 2 साल लगेगी, तब तक आप तो कहीं जॉब भी ले लेंगे या क्या कंडीशन होगा। लेकिन अगर आपने अपील किया है तो आपकी फिर एक बार रिजल्ट आएगी। अगर इसमें फिर फिट हो गए तो आपको फिर से प्रोविजनल पैनल 3, 4, 5 जो उस समय चलते हुए होगा उसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर फेल हो गए तो आपकी लिस्ट आएगी अनफिट एंड रिजेक्शन की, समझ गए। अनफिट और रिजेक्शन लिस्ट आएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है और B2 का आपके लिए पोस्ट कोई अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण से आपको अनफिट किया जाता है। और अनफिट किया जाएगा तो अब अनफिट या रिजेक्शन के बाद कैंडिडेचर कैंसिलेशन के बाद ये भी लिखा रहता है कई जगह, कैंडिडेचर कैंसिलेशन लिस्ट, किसके लिए, मेडिकल के हिसाब पे। अगर ऐसा हो गया तब क्या होगा, अब बच गया कि ऐसे कितने लोग हैं ये देखा जाएगा, ऐसे कितने हैं, 10 है, 20 है, 30 है, 2 हैं, 4 है, या कोई भी नहीं है। अगर कोई नहीं है तो आगे की प्रोसेस आपकी नहीं होगी। लेकिन अगर 10, 20, 25, 30 है तो रेलवे अप्रूवल लेना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। उसके बाद नया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल स्टेटस के लिए जितने पोस्ट खाली हैं उनके नीचे वाले नंबर को बुलाया जाएगा मेरिट के हिसाब से, कम्युनिटी बाई ब्रेकअप करके जो मेरिट में बचेंगे उनके लिए फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और वो पोस्टों को भरने के लिए फिर शुरू से प्रोविजनल पैनल, मेडिकल प्रोविजनल पोस्ट अलॉटमेंट, मेडिकल प्रोसेस वगैरह जो अपील वाला है, सारा प्रोसेस फिर वही चलेगा। और ये चलते चलते हो जाता है बहुत समय, और ये है पूरी प्रोसेस। तो मेरा कहने का मतलब है सिंपल सी बात कि अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो पोस्ट आपने भरा है उस पोस्ट पे फोकस कीजिए और अपने हिसाब से देखिए कि जो आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें 100% नहीं, 110% आप श्योर हो कि फिट हैं, तो उसको पहले आप ट्राई करें, उसके बाद दूसरे को ट्राई करें, जिससे आपको बेनिफिट होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं ये लोगों को डराने के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बहुत लोगों का अपना अपना इशू होता है कि मैं आपको गलत चीज़ें बता रहा हूँ। देखो, गलत बताने से क्या होगा, मेरा नुकसान नहीं, फ़ायदा होगा। मैं तो कह दूंगा कि आपको पोस्ट मिल जाएगी, कोई भी मेडिकल स्टैंडर्ड हो, पहला पोस्ट आपका ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा मिलेगा, दूसरा ख़त्म हो जाएगा तो तीसरा मिलेगा, तीसरा चलेगा तो चौथा होगा। तो क्या भर्ती प्रक्रिया 25 साल तक चलने वाली है? यानी आपके 14 पोस्ट प्रायोरिटी है, एक प्रायोरिटी में आपका मेडिकल फेल हो गए तो दूसरे पोस्ट प्रायोरिटी में जाएगा, दूसरे में से तीसरे में जाएगा, तीसरे में से चौथे में जाएगा, चौथे में से 5वें में, फिर ऐसी तरह 14वें तक, और 14वें तक जाएगा। और एक के बीच में 2 से 3 महीने हो गई तो 14 या 42 क्या 3 साल तक पैनल, क्या 4 साल का पैनल का प्रोसेस होते रहेगा जो, और बाकी लोगों का रिजल्ट होल्ड करके रखा जाएगा। बाकी लोगों का क्या होगा, ऐसा कन्फ्यूजन में नहीं रही है।
कन्फ्यूजन ये रही है, जो फिट होगा उसका पैनल जारी होते जाएगा और जो अनफिट होते जाएगा उसको साइडलाइन करते जाएंगे और उनकी डिसीजन इस आधार पे होगी कि उनको अपील करने का मौका मिलेगा, फिर फाइनल पीसीएमडी के लिए मौका मिलेगा और बाकी जो होगा वो बात की बात है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें को आपको ध्यान रखना है कि ना आपको री मेडिकल में जाना है ना अपील में जाना है। मेरा एक ही सजेशन है कि आप जाइए प्रोविजनल पैनल में, ये आपके लिए सेहत के लिए भी और जॉब के लिए भी और लाइफ के लिए भी सिक्योर सबसे रास्ता यही है कि जो आपका मेडिकल सबसे फिट है। हो सकता है आप लेवल 6 का जॉब नहीं कर पाए, 5 नहीं कर पाए, 3 नहीं कर पाए, 2 में ही लग जाए, तो कम से कम एक पहले जॉब को तो फिक्स कीजिए, उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। 2 साल जब री मेडिकल में लगे रहेंगे तो 2 साल तो आपका गया ही, लेकिन 2 साल अगर एक आप जॉब में हैं तो अगला जॉब की तैयारी करते रहिए, आपकी कोई ना कोई अच्छा ही होगा। तो मेरी शुभकामनाएं है आपके साथ और मेरा सजेशन सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आप कौन से प्रोसेस में जाइए, तो प्रोविजनल पैनल वाले प्रोसेस में जाइए। ये प्रोविजनल पैनल में प्रोसेस इसलिए कि जो मेडिकल आपका स्टैंडर्ड है 110% श्योर है, उस पोस्ट को पहले आप पकड़ लीजिए, छोड़िए नहीं। क्योंकि आपने जब CBT 1 दे के जाएंगे, CBT 2 दे के जाएंगे, फिर साइको या टाइपिंग टेस्ट दे के जाएंगे, 3 एग्ज़ाम टेस्ट पास करके जाएंगे और मेडिकल के कारण से अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो आप सोच लीजिएगा उस समय कितना निराशा होगी। जितना अभी लगता है कि हमें अच्छा पोस्ट मिल जाएगा तब क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको इसको पकड़ना है कि आपको एक जॉब ले लेना है। और इस बार RRB ने 5 लेवल का एग्ज़ाम अलग अलग करा के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन को आप केवल पकड़ना है कि कौन सा ऑप्शन को मुझे ग्रैब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।